ये सत्ता से जुड़े होने की वजह से या खास समुदाय से आने की वजह से इनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। खुलेआम बाकी लोगों को चुनौती दे रहा है कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। दलितों पर अत्याचार करने वाले या उनको अपमानित करने वाले लोग दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके क्या साबित करना चाहते हैं। अगर पंजाब की पुलिस आई और तो क्या जो दिल्ली की जो पुलिस है क्या उनको बचाने का काम करेगी? वो उन लोगों को बचाने का काम कर रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर को या फिर दलितों पर अत्याचार या उनको अपमानित करने का काम कर रही है। संविधान और आरक्षण पर जितनी भी डिबेट होगी उतना ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप ही यही है कि वो इस्तेमाल करती है और उसके बाद इस्तेमाल करके उनको निचोड़ कर फेंक देती है। ये सबसे अफसोस और तकलीफ की बात है। ऐसा नहीं कांशीराम समझौते नहीं किए, लेकिन वो अपनी शर्तों पर करते थे। तो या तो ये वो किसी दबाव में है या फिर उनको लगता है कि क्यों इस पचड़े में पड़े। जो दलित नेता हैं दरअसल ये सारे लोग सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं। ये जो दलित मूवमेंट है अंततः यही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा। सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के बाद सोशल मीडिया पर उनको गालियां बरसाने का अभियान चलाया गया। एआई वीडियो में सीजेआई को दलितों की सदियों पुरानी बेइज्जती, मिट्टी का घड़ा गले पर लटका हुआ दिखाकर थप्पड़ जड़ते हुए दिखाया गया। अब पंजाब पुलिस ने यानी कि 2 दिन पहले SC ST एक्ट में एफआईआरों की बौछार लगा दी। गैर जमानती वारंट जारी हुआ। आरोपी घबराकर पीएम मोदी को टैग कर मदद मांग रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि इतने वाहियात काम करने के बाद उन्हें भरोसा क्यों है कि हमें यही बचाएंगे। और हाँ, क्या पंजाब पुलिस दिल्ली तक पहुंचेगी, नोएडा तक पहुंचेगी, गिरफ्तारियां होगी या सियासत का खेल बनेगा? और हाँ, बीजेपी के साथ सरकार का स्वाद ले रहे दलित दलों के नेता चुप क्यों हैं इन घटनाओं पर? चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को क्या ये घटना पता नहीं है या सीट शेयरिंग के कारण अपने वोटर्स पर ही ध्यान नहीं है? अब सवाल यह है कि अगर पंजाब पुलिस आई और गिरफ्तारी की कोशिश की तो हिंदुत्व बनाम दलित नैरेटिव और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ा तो प्रदेश की राजनीति में क्या होने वाला है? आईपीएस पूरन कुमार की सुसाइड से रायबरेली लिंचिंग तक ये जातिवाद का चेन बीजेपी को कैसे निगलेगा? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, लगातार ये मुद्दा चर्चा में है और अब पीएम मोदी को टैग करके और कह रहे हैं कि हमें बचाया जाए। पहले तो इस पर सर आप क्या कहेंगे, फिर बाकी सवाल। अंकुर, इसको दूसरे तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए अगर इसी तरीके का वाकया सनातन से जुड़े किसी मामले में होता और उस वक्त अगर लोगों ने इसी तरीके की टिप्पणियां की होती जिस तरीके की टिप्पणियां अभी की जा रही हैं जस्टिस गवई को लेकर और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, तो उस वक्त क्या प्रतिक्रिया होती? क्या उस वक्त इन लोगों को इसी तरीके से छोड़ दिया जाता? क्या उस वक्त इन लोगों के खिलाफ इसी तरीके की एफआईआर दर्ज नहीं होती? क्या उस वक्त इन लोगों की लानत मलानत नहीं की जा रही होती दक्षिणपंथियों के माध्यम से या फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के माध्यम से? तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़े हुए थे, ये लोग इसलिए लगातार जस्टिस गवई पर हमले कर रहे थे, ये इसलिए बार बार बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे थे क्योंकि इनको इस बात का पूरा अंदाजा था और इनको इस बात का पूरा विश्वास था कि दरअसल ये सत्ता से जुड़े होने की वजह से या खास समुदाय से आने की वजह से इनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने देखा कि वो भारती नाम का व्यक्ति जिसने कितनी घटिया टिप्पणी की थी, जब वो पुलिस थाने में गया और पुलिस थाने में जाने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सिर्फ उसका जो ट्वीट था ये उसको डिलीट कराया गया और वो वहां से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो कहता है सत्ता भी हमारी है, सरकार भी हमारी है, व्यवस्था भी हमारी है। यानी वो खुलेआम बाकी लोगों को चुनौती दे रहा है कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ सरकार, सत्ता और व्यवस्था जुड़ी हुई है। ये जो भरोसा है, ये इस भरोसे की वजह से ही तमाम दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं या जस्टिस गवई के ऊपर जिस तरीके से मीम बनाए गए, जिस तरीके से उनको अपमानित करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेकर उनको उनका इंसल्ट किया गया, वो इसी वजह से है
क्योंकि उनको मालूम है कि जब सरकार व्यवस्था सत्ता उनके साथ है तो कोई उनका कुछ नहीं कर सकता है। अब इन लोगों की हालत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई राज्य सरकार भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, इनकी गिरफ्तारी कर सकती है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलकर सामने आना चाहिए और साफ तौर पर कहना चाहिए, ऐसा हर शख्स जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है या जिसने जस्टिस गवाई का अपमान करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या पुलिस व्यवस्था हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्यों कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और क्यों क्यों ये लोग प्रधानमंत्री को टैग कर रहे हैं? क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि दलितों पर अत्याचार करने वाले या उनको अपमानित करने वाले लोग दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके क्या साबित करना चाहते हैं। आशुतोष सर, आप तो कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी ऐसा करें, वो तो फिर दूर की कौड़ी है, दूर की बात है और उसमें अलग चर्चा का विषय है। लेकिन वो टैग कर रहे हैं, अब सीधे पंजाब पुलिस पर रखते हैं। ये घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, कई लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे अभिव्यक्ति की आजादी की भी बात कर रहे हैं। मतलब ये भी एक और दूसरा कार्ड भी खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। मान लीजिए पंजाब पुलिस 2 दिन तो हो गए हैं, निकली, फिर क्या होगा? यहाँ पर पहुंची, फिर वो कार्ड जिस पे चर्चा हम कर रहे हैं, फिर किस एंगल से चर्चा करेंगे? पुलिस आई आपने यहाँ पर, केंद्र बनाम प्रदेश, राज्य सरकार। देखिए, ये इस तरीके का एक वाकया पहले भी हो चुका है। जब आपको याद होगा कि जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने ओछी टिप्पणी की थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, जब पंजाब की पुलिस आई थी, तो दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से उनको बचाने का काम किया था और उस वक्त पूरा का पूरा घटनाक्रम केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में बन गया था। तो उस आशंका से मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन क्या इस बार अगर पंजाब की पुलिस आई और तो क्या जो दिल्ली की जो पुलिस है, क्या उनको बचाने का काम करेगी या दूसरे राज्यों की पुलिस कुछ बचाने का काम करेगी? और अगर बचाने का काम करेगी तो क्या वो एक्सपोज नहीं होंगे? क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, वो उन लोगों को बचाने का काम कर रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर को या फिर दलितों पर अत्याचार या उनको अपमानित करने का काम करे? अगर ये मैसेज गया, और यही मैसेज जाएगा, अगर ये मैसेज गया तो फिर क्या होगा? इसकी तो राजनीतिक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामला, जितनी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो इस मामले को सुलटा लिया जाए। अपने समर्थकों को बता दें कि वो गलत जगह पे आके पंगा ले रहे हैं। अगर सनातन बनाम दलित का ये मामला अगर आगे बढ़ता गया तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था, एक बार फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव के समय में संविधान और आरक्षण पर जितनी भी डिबेट होगी उतना ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ऐसे में सनातन बनाम दलित या सनातन बनाम अंबेडकर का डिबेट जितना आगे बढ़ेगा उतना नुकसान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होगा, आरएसएस को होगा और उनसे जुड़े हुए तमाम दलित संगठनों को होगा और दलित नेताओं को होगा, जो दरअसल दलितों के साथ न होके अपने समुदाय के लोगों के साथ ना खड़े होके सिर्फ सत्ता की मलाई काटने के लिए हैं। अन्यथा क्या कारण है कि मायावती चुप हैं, आठवले चुप हैं, चिराग पासवान चुप है, जीतन राम रामदास मांझी अठावले बस 1 लाइन 2 लाइन बोले हैं कि दलित थे इसलिए ये हमला किया गया, इन पर SC ST एक्ट के तहत केस होना चाहिए, बस। इसके अलावा पीएम मोदी के साथ में तारीफ भी कर दी है। बाकी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर, और ये बहुत अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र में जहां एक जमाने में दलित आंदोलन बहुत मजबूत था, बहुत ज्यादा मजबूत है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मभूमि है, ज्योतिबा फुले की जो जन्मभूमि है, वहां रिपब्लिकन पार्टी के नाम से एक संगठन बना था और वो बहुत मजबूत संगठन था, लेकिन वो बिखरता चला गया। और आज की हालत ये है कि रामदास अठावले एक सांसद के नेता हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, केंद्र के अंदर मंत्री बने हुए। इसी तरीके से जीतन राम मांझी जो बिहार के नेता है, वो भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने घर के बच्चे को सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, MLA बन जाए, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चिराग पासवान की पॉलिटिक्स तो आप जानते ही हैं। जिस चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद केंद्र की सरकार ने उनका बंगला उनसे छीन लिया, उनका सारा सामान सड़क पे लाके पटक दिया, चिराग पासवान को एकदम सड़क पे ला दिया और उनके चाचा को उन्होंने अपनी पार्टी में अपने सरकार में शामिल किया क्योंकि उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा थे। और वही चिराग पासवान जब बिहार चुनाव के दौरान
थोड़े रेलिवेंट हो गए, उनके पास ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, तो उनके चाचा को निकाल बाहर कर दिया और चिराग पासवान को अपनाने की बात की। तो ये बात इन लोग, इन नेताओं को क्यों नहीं समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप ही यही है कि वो इस्तेमाल करती है और उसके बाद इस्तेमाल करके उनको निचोड़ कर फेंक देती है और उनकी कोई औकात बचती नहीं है। पूरा समाजवादी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधे पर सवार करके अपनी राजनीति की एक तरीके से और उसके बाद धीरे 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 उनकी पूरी ऊर्जा को निचोड़ा और अपने आप को स्थापित किया और समाजवादी आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये एक गंभीर प्रश्न इसलिए है क्योंकि दलितों पर अत्याचार हो और दलित नेता चुप बैठे रहे, ये सबसे अफसोस और तकलीफ की बात है। और राहुल गांधी बोले, आपने कहा कि इस पर अलग सवाल करूंगा, राहुल गांधी लगातार जो बात आगे उठा रहे हैं, आपने कहा कि ये बीजेपी और मोदी ऐसा कुछ करें कि मामला सुलटा लें, खत्म करें, नहीं तो सनातन बनाम दलित हुआ तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बुरा नुकसान भी हो जाएगा। आपको लगता है कि सुलटाने जा रहे हैं? टस से मस कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जू नहीं रेंग रही। देखिए इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सनातन की जो 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अपर कास्ट सवर्णवादियों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो इसमें बहुत ज्यादा आक्रामक है। इनको डर इस बात का है कि ऐसा हो दलितों को साधने के लिए निकले और इनका जो अपना वोट बैंक है वो कहीं ना नींव है जो। हाँ, ये एक बड़ा डिलेमा है और इसी डिलेमा से कांग्रेस पार्टी अतीत में गुजरी है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू की तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि उसको मंडल कमीशन के साथ रहना है या मंडल कमीशन के खिलाफ जाना है। वो बीच का रास्ता लेते हुए दिखाई पड़ी क्योंकि उस वक्त उनकी पार्टी के अंदर जो सवर्णवादी नेता थे वो बहुत हावी थे, जो ब्राह्मण थे वो बहुत हावी थे पार्टी के अंदर, तो वो उन सवर्ण जातियों को नाराज नहीं करना चाहते थे, अपर कास्ट को नाराज नहीं करना चाहते थे। और अपर कास्ट बहुत पावरफुल है, आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, सेना में देख लीजिए, हर जगह तो अपर कास्ट बहुत बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे है। और उस वक्त तो ये कोई डिबेट भी नहीं थी कि हमको पिछड़ों को इतनी सीटें देनी है और कुछ सीटें देनी है, जो सबसे ज्यादा सीटें जो थी वो अपर कास्ट को मिलती थी। तो जब लेकिन धीरे धीरे वो मामला आगे बढ़ता चला गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगह पे जहाँ पे जो ओबीसी आंदोलन थे, सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, वो मजबूत होती चली गई, दलित आंदोलन है वो मजबूत होता चला गया और कांग्रेस पार्टी इन दोनों राज्यों में पूरी तरीके से साफ हो गई। मुझे डर इस बात का है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज इस मर्म को नहीं समझेगी तो उसको दिक्कत होगी क्योंकि सिर्फ अपर कास्ट के बल पे आप पॉलिटिक्स नहीं। आपने कहा कि कांग्रेस साफ होगी, आप कह रहे केवल बीजेपी को दिक्कत होगी, ये मतलब एक जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं, अभी साफ हो गई, ये साफ नहीं हो जाएंगे फिर? नहीं, अभी मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, अपनी पॉलिटिक्स को बहुत तेजी के साथ चेंज कर लेती है। लेकिन कभी कभी ऐसी मुश्किलातें आती हैं, कभी कभी ऐसी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि आप चाहकर भी दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं कर। इसलिए मैंने कहा कि ये खतरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साफ हो जाएगी, ये खतरा है। अगर इस खतरे को अगर नहीं संभालेंगे, अगर इस खतरे को मैनेज नहीं करेंगे, जैसे कास्ट सेंसस की डिमांड जब शुरू में हुई तो उसको तो क्या क्या नहीं कहा गया था, लेकिन बाद में कास्ट सेंसस में भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई और आरएसएस ने भरी लिप सर्विस ही किया, अभी तो कास्ट सेंसस हुआ नहीं है। तो जब तैयार हो गई तो क्यों तैयार हुई? क्योंकि वो उस खतरे को समझ रही थी, उस खतरे को पहचान रही थी, इसलिए वो तैयार हुई। आपने कहा कि जो दलित नेता हैं उनको वो तो आवाज उठा नहीं रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कल ही, हमने आपसे शो किया 2 घंटे पहले और उसके 3 घंटे या 2 घंटे बाद उनका ट्वीट भी आ गया। उन्होंने हरियाणा जो आईपीएस पूरन कुमार का, उनका सुसाइड का मुद्दा और तीनों पर केस जोड़े उन्होंने, रायबरेली का मुद्दा, सीजेआई का मुद्दा और फिर से आवाज उठाई, तीनों जोड़ के और बताया कि कैसे जातिवाद के हिसाब से ये किया जा रहा है और आरएसएस और बीजेपी को लताड़ा। एक ही आवाज है जो सामाजिक न्याय की है, राहुल गांधी और जब एक्टिव हो गए तो इनकी राजनीति है वो तो उठा नहीं रहे। मायावती गायब है, चिराग पासवान तो हनुमान बने घूम रहे हैं उनके, पीएम मोदी के, और जीतन राम मांझी तो अलग पतवार चला रहे हैं। देखिए अंकुर, जो कांशीराम ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जिसकी बदौलत मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि कांशीराम लगातार लड़ते थे। कांशीराम ऐसा नहीं, कांशीराम समझौते नहीं किए, लेकिन वो अपनी शर्तों पर करते थे, समझौते अपनी शर्तों पर करते थे।
अब की स्थिति क्या पैदा हो गई कि इतना बड़ा दलित का मुद्दा खड़ा है, सोशल मीडिया पे उसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है, दलित बहुत अपने आप को परेशान और अकेला महसूस कर रहा है। वैसे में मायावती एक रैली करती हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ करती है। कायदे से उनकी पूरी रैली ही इस सवाल पे होनी चाहिए। ये जो दलितों पे जो अत्याचार है या दलितों पर जिस तरीके की पीड़ा है, पूरी रैली इस पे करनी चाहिए। उन्होंने इस पे पूरी रैली नहीं की, उसको भी रैली नहीं की। तो या तो ये वो किसी दबाव में है या फिर उनको लगता है कि क्यों इस पचड़े में पड़े। तो अब जो दलित आंदोलन का जो स्वरूप हो रहा है वो बहुत स्पष्ट तरीके से है कि वो अब तमाम इन दलित नेताओं से ऊपर उठ गया है। वहां पर एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हो रहा है। ये पढ़ा लिखा मिडिल क्लास बाबा साहब अम्बेडकर को अपना भगवान मानता है, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता है और बाबा साहब अम्बेडकर के जरिए हिंदू समाज को, भारतीय समाज को, भारतीय राजनीति को समझने की कोशिश करता है और फिर वो अपने हक की बात करता है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ता है। अब वो उसको मायावती की जरूरत नहीं है, अब उसको किसी दूसरे दलित नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझ गया कि ये जो दलित नेता हैं दरअसल ये सारे लोग सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं, सत्ता की मलाई काटना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं और जो सवर्णवादी जातियां हैं उनकी पिछलग्गू बनना चाहती हैं। ये वो अच्छी तरीके समझ गया है। इसलिए ये अब एक अलग तरीके का दलित मूवमेंट अब खड़ा होना शुरू हो गया है और ये जो दलित मूवमेंट है अंततः यही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा। राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी की पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए वो लगातार जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, दलितों के हित में खड़े होने की बात कर रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होकर केंद्र के अंदर का सत्ता लेनी है तो फिर दलितों, पिछड़ों और सामाजिक न्याय की लड़ाई को, संविधान बचाओ की लड़ाई को, जस्टिस गवई की लड़ाई को उन्हें आगे लाना पड़ेगा और तभी वो दलितों, पिछड़ों का विश्वास जीत पाएंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बात यही है कि राहुल गांधी ने कहा कि एक हाइड्रोजन बम वो गिराएंगे 2-3 महीने में। अब क्या पता हाइड्रोजन बम से पहले इस मुद्दे को इतना बड़ा बम बना दें कि जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि दलित जो नेता हैं, दलित दल के नेता, वो तो कुछ अब गायब भी हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं दलितों के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने लोगों के लिए। तो और दलितों की राजनीति बताया आशुतोष जी ने जो कहा कि वो बदल रही है। अब ये दलित जो पॉलिटिक्स नए तरीके की शुरू हुई है, इससे बदलाव की अब आहट आ सकती है। तो अगर राहुल गांधी दलितों के नेता बनेंगे तो और बम गिराएं तो हो सकता है बिहार पे भी कुछ इसका इम्पैक्ट पड़े, लेकिन इस विषय पर हम चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। इसीलिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.